वेलकम टू माय चैनल सिविल 360, जहां हम करंट अफेयर्स को यूपीएससी के दृष्टिकोण से इंटरैक्टिव तरीके से एनालाइज करते हैं। आप इसे अपने दूसरे काम करते हुए भी सुन सकते हैं ताकि आप 24/7 अपडेटेड रहें। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम एशिया की, खास तौर पर ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव फिर से बढ़ा है। जी बिल्कुल। हाल में जो अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ, हाँ, वो सिर्फ एक घटना नहीं है। अगर हम देखें खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के नज़रिए से, तो इसमें कई चीज़ें जुड़ी हैं। सामरिक ठिकाने, सैन्य सिद्धांत, पश्चिमी एशिया की जियोपॉलिटिक्स और हाँ, चोक पॉइंट्स, भारत के हित, हमारे प्रवासी, बहुत कुछ है इसमें। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। अमेरिका की मौजूदगी का क्या मतलब है वहाँ, ईरान कैसे रिएक्ट कर रहा है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो शुरू करते हैं एकदम ताज़ा घटना से। अमेरिका ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमला किया। हाँ, और उन्होंने कहा कि ये परमाणु खतरे की वजह से ज़रूरी था। और फिर ईरान का जवाब आया। कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है अल उदीद, उस पर मिसाइलें दागीं। फतेह 110, जुल्फकार, ये नाम सामने आए। और साथ में ईरान के सुप्रीम लीडर की चेतावनी भी थी कि जो देश अमेरिका का साथ देंगे वो भी निशाने पर आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेच है ना, खबरें ये भी थीं कि ईरान ने हमले से पहले बताया था। जी बिल्कुल, रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि कतर को पहले ही बता दिया गया था ताकि जान माल का नुकसान ना हो, लोगों को हटाया जा सके। अच्छा, तो इससे ये लगता है कि ये शायद सीधे सीधे लड़ाई बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि एक तरह का सधा हुआ जवाब था, मतलब जिसे कहते हैं कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन। कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन मतलब एक कड़ा संदेश देना। हाँ, संदेश देना कि हम भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन शायद अभी पूरी तरह से युद्ध नहीं जाते। ठीक है, पर ये अमेरिकी ठिकाने वहाँ कर क्या रहे हैं? अल उदीद का आपने जिक्र किया, कतर में, फिर यूएई में, अल धफरा है, बहरीन, कुवैत, इतने सारे बेस क्यों हैं इस रीजन में? देखिए, ये अमेरिका की एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसे स्ट्रेटेजिक फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट डॉक्ट्रिन कहते हैं। फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, आगे तैनाती। हाँ, मतलब दुनिया के जो अहम स्ट्रेटेजिक इलाके हैं वहाँ अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जल्दी से एक्शन लिया जा सके, अपने हितों की रक्षा हो, अपने सहयोगियों की रक्षा हो। अच्छा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अमेरिका के करीब 51 देशों में कोई 128 ऐसे ठिकाने थे। 128? हाँ, और इनमें अल उदीद, कतर वाला, वो सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम है। वहाँ अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का रीजनल हेडक्वार्टर है। सेंटकॉम, जो पूरा मिडल ईस्ट देखती है? बिल्कुल, और वहाँ करीब 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो कतर इतना खास क्यों? सिर्फ इस बड़े बेस की वजह से? नहीं, सिर्फ बेस नहीं, कतर की लोकेशन देखिए, फारस की खाड़ी में, बहुत स्ट्रेटेजिक है। अल उदीद बेस तो है ही, और कूटनीतिक तौर पर भी कतर काफी एक्टिव रहता है। और एक और बात, भारत के नजरिए से वहाँ करीब 8 लाख भारतीय नागरिक काम करते हैं। 8 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, तो ये भारत के लिए भी अहम हो जाता है। प्रवासी नीति, उनकी सुरक्षा, ये सब मुद्दे जुड़ जाते हैं। समझ गया। तो ये तो हुई अमेरिका की बात। अब ईरान की तरफ आते हैं। उनका क्या तरीका है जवाब देने का? उनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्या कहती है? ईरान का तरीका काफी अलग है। वो जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी असम्मित युद्ध, उस पर ज्यादा जोर देते हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर मतलब वो शायद अमेरिका की पारंपरिक सैन्य ताकत से सीधे नहीं भिड़ेंगे। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल अलग तरीकों से करते हैं, जैसे उनकी मिसाइल क्षमता बहुत मजबूत है। हाँ, वो तो दिखता है। और फिर वो प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती हैं। अच्छा, उनके जरिए दबाव बनाना। हाँ, उनके जरिए। और साइबर हमले भी उनकी रणनीति का हिस्सा हैं। तो मतलब सीधे टकराव से बचते हुए अलग अलग तरीकों से जवाब देना। और इसी सब में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला भी आ जाता है ना, वो समुद्री रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है, शायद एक चोक पॉइंट, हाँ, जहां से दुनिया का कितना 20% तेल, हाँ, लगभग 20% तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है। और ईरान कई बार धमकी दे चुका है कि अगर तनाव ज्यादा बढ़ा तो वो इस रास्ते को बंद कर सकता है। अगर बंद हो गया तो सोचिए क्या होगा। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी, सप्लाई रुक जाएगी, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ये तो बहुत गंभीर बातें हैं, खासकर भारत जैसे देश के लिए। हम तो अपना ज्यादातर तेल इंपोर्ट करते हैं। सही कहा। तो भारत के लिए क्या मतलब है सबका? हमारी क्या पोजीशन है? देखिए, भारत के लिए ये हमेशा से एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने वाली बात रही है। एक तरफ अमेरिका है, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रही है। दूसरी तरफ ईरान है,
ईरान से हमारी ऊर्जा ज़रूरतें जुड़ी हैं, कनेक्टिविटी का मामला है, जैसे चाबहार बंदरगाह हाँ, चाबहार करते हैं। लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने का खतरा, ये तो सीधा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर हमला है। बिल्कुल, ये भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, इसलिए भारत को कूटनीति तो करनी ही होगी, साथ ही अपने ऊर्जा के जो स्रोत है उन्हें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। मतलब सिर्फ एक जगह पर निर्भर नहीं रह सकते। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक ईरान अमेरिका का झगड़ा नहीं है, इसके तार बहुत गहरे जुड़े हैं। हाँ, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी, भारत के हित, सब कुछ इसमें शामिल है। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो इसमें बहुत कुछ है समझने को। सैन्य सिद्धांत हैं, जियो इकोनॉमी है, प्रवासियों के मुद्दे हैं। बिल्कुल, जैसे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, चोक पॉइंट्स का महत्व, एनर्जी सिक्योरिटी, देशों की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस एक घटना से जुड़ते हैं। तो जाते जाते एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। जिस तरह से पश्चिम एशिया में पावर इक्वेशंस बदल रहे हैं, क्या भारत की जो ये पारंपरिक बैलेंसिंग एक्ट वाली नीति है वो आगे भी काम करेगी, या भारत को अपनी रणनीति पर नए सिरे से सोचने की जरूरत पड़ेगी? ये वाकई सोचने वाला सवाल है।